नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में बहुत गहरे उतरने वाले हैं, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जिसे पत्थरों पर उकेरा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की पड़ताल। कभी सोचा है कि कोई सम्राट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर लड़ाई की कहानी पत्थर पर क्यों खुदवाएगा? ये कोई जीत का जश्न तो नहीं लगता है ना? ये एक पहेली है और इसका जवाब हमें सीधे सम्राट अशोक के दिमाग के अंदर ले जाएगा। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सम्राट अशोक को समझना होगा। वो इतिहास के एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स किरदार हैं। एक तरफ वो एक बेरहम विजेता थे जिसने कलिंग को तहस नहस कर दिया, और फिर वही इंसान शांति और नैतिकता का सबसे बड़ा दूत बन गया। उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी उन्हीं के पत्थर के संदेशों में छिपी है। और उन सारे शिलालेखों में से एक सुराग सबसे बड़ा है जो इस पूरी मिस्ट्री का ताला खोलता है। वो है मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 यानी RE13। ये सिर्फ एक पत्थर पर लिखा लेख नहीं है, ये एक सम्राट का कबूलनामा है। और इसी शिलालेख में हमें मिलता है वो रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट। कलिंग की तबाही देखने के बाद अशोक ने ऐलान कर दिया कि असली जीत तलवार से नहीं, धम्म से होती है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव था। एक ऐसी सोच जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये धम्म विजय आखिर था क्या? ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी थी, विस्तार करने का एक बिल्कुल नया तरीका जो जंग पर नहीं बल्कि मोरालिटी पे टिका था। आसान भाषा में कहें तो धम्म विजय का मतलब था मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाना। ये एक तरह से उस जमाने की सॉफ्ट पावर थी, जमीन नहीं बल्कि दिल जीतने की एक पूरी की पूरी रणनीति। तो इस पॉलिसी का असर कहां तक था? अशोक के पत्थर के संदेश बताते हैं कि ये सिर्फ उनके अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं थी। इसकी शुरुआत होती है दक्षिण की सीमाओं से। 13वां शिलालेख एकदम साफ साफ बताता है कि अशोक का प्रभाव दक्षिण के चोल, पांडे, केरलपुत्र और सत्यपुत्र राज्यों तक फैल चुका था। इतना ही नहीं, ये असर समुंदर पार ताम्रपर्णी यानी आज के श्रीलंका तक भी पहुंच गया था। और कमाल की बात यह है कि यह सब बिना एक भी सैनिक भेजे हुआ था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अशोक की नजरें दक्षिण से भी कहीं बहुत आगे देख रही थीं, सीधे पश्चिम की दुनिया की तरफ। और यहीं पर अशोक का असली ग्लोबल विजन सामने आता है। 13वां शिलालेख कहता है कि उनके धम्म का संदेश यवन राजा एंटियोकस और उस दौर के दूसरे यूनानी राजाओं तक भी पहुंचा। जरा सोचिए, ये भारत से लेकर मेडिटेरेनियन तक फैला एक डिप्लोमैटिक नेटवर्क था। ठीक है, तो 13वां शिलालेख तो दूत भेजने की बात करता है, पर क्या यही बात किसी और शिलालेख में भी है? ये पता करने के लिए हमें बाकी सबूतों को भी खंगालना होगा। और ये सवाल बहुत जरूरी है भाई, अगर दूसरे शिलालेखों में भी ये जानकारी है तो फिर 13वां शिलालेख इतना खास क्यों हुआ? आइए जरा कंपेयर करके देखते हैं। हाँ, दूसरे शिलालेख में भी चोल और पांड्या जैसे राज्यों का नाम आता है, पर वहां बात एकदम अलग है। वहां जिक्र है लोक कल्याण का। जैसे देखो, हमने वहां दवाइयां भेजी, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13वां शिलालेख है जो साफ साफ धम्म विजय की बात करता है और वहां दूत भेजने का जिक्र करता है। मतलब मकसद बिल्कुल अलग था। अब आते हैं मास्की शिलालेख पर। यह ऐतिहासिक रूप से बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पहली बार देवानमपिय के साथ अशोक नाम मिला, लेकिन इसमें दूत भेजने जैसी कोई बात नहीं है। इसी तरह तीसरा शिलालेख भी हमारे काम का नहीं है। इसमें अशोक के अधिकारियों जैसे युक्त और राजुक के बारे में बताया गया है, जो साम्राज्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव दौरे करते थे। इसका विदेशी मिशनों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अशोक की ग्लोबल सोच और उनकी शांति की इस अनोखी पॉलिसी को समझने के लिए 13वां शिलालेख ही हमारा सबसे पक्का और अकेला सबूत है। तो आखिर में 13वां शिलालेख 4 बड़ी बातें पक्की करता है। 1, ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक के चेंज ऑफ हार्ट का सबसे बड़ा सबूत है। 2, ये धम्म विजय की पॉलिसी का मेन सोर्स है। 3, ये विदेशों में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दूत भेजने का अकेला डायरेक्ट सबूत है। और 4, ये अशोक की सोच के इंटरनेशनल लेवल को साबित करता है।
और आखिर में ये सब हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ताकत और मिलिट्री पावर की ही बात होती है, क्या अशोक की वो 2500 साल पुरानी नैतिक जीत की पॉलिसी आज भी रेलेवेंट है? क्या इसके कोई मायने हैं? सोचिएगा जरूर।